नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो खुफिया और ख़तरनाक जंग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि इस तरह के वाक़यात अक्सर मीडिया की जीनत नहीं बनते। ये कहानी एक ऐसे जासूस की है जिसे द ब्लैक टाइगर कहा जाता था। इंडियन जासूस रविंद्रा कोशक जो एक खुफिया मिशन पर पाकिस्तान आया, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक पाकिस्तानी जेल में कैद रहा। एक सनसनी और सच्ची दास्तान जिसमें धोखा, बहादुरी और बदकिस्मती के तमाम रंग नुमाया हैं। नाज़रीन, रविंद्रा कोशक 1952 में भारतीय रियासत राजस्थान के शहर श्रीगंगानगर में पैदा हुआ। वो एक ज़हीन और होनहार नौजवान था जिसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने अपनी खुफिया मुहिम के लिए चुना। 1970 की दहाई में भारतीय इंटेलिजेंस ने कोशक को पाकिस्तान में जासूस बनाने का फैसला किया। रॉ ने इस जासूस को कई सालों तक तरबियत दी, जिसमें उर्दू ज़बान पर मुकम्मल उबूर हासिल करना, इस्लामी तालीमात सीखना और मुसलमानों की तरह रहन सहन इख्तियार करना था। पाकिस्तानी सकाफत और तर्ज़ जिंदगी को अपनाना, खुफिया तरीकों से मालूमात हासिल करने की ट्रेनिंग भी दी गई। नाज़रीन, तरबियत के बाद इसे एक नई शनाख्त दी गई और वो नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान भेज दिया गया। 1975 में रविंद्रा कोशक को एक तालिबे इल्म के रूप में कराची यूनिवर्सिटी भेजा गया। वो यहाँ बहुत ज़हीन साबित हुआ और अपनी शनाख्त छुपाते हुए पाकिस्तान का वफादार शहरी बनने में कामयाब हुआ। इसके बाद रविंद्रा ने अपनी शनाख्त मजबूत करने के लिए मजीद मेहनत की और जल्द ही पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर शामिल हुआ। ये रॉ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अब इनका जासूस पाकिस्तानी फौज के अंदर था और हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता था। पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने के बाद रविंद्रा को कई अहम राजों तक रसाई हासिल हुई। इसने 1970 और 1980 की दहाई में मुतअद्दिद खुफिया मालूमात भारत को फराहम किए। ये मालूमात भारत के लिए इंतहाई कारआमद साबित हुए और इस वजह से रविंद्रा को ब्लैक टाइगर का लक़ब दिया गया, जो इंदिरा गांधी ने इसे दिया। सन 1983 में भारत ने एक और जासूस अनकोश को पाकिस्तान भेजा, जो रविंद्रा को पैगाम पहुंचाने और राब्ता कायम रखने के लिए काम कर रहा था। नाज़रीन, रविंद्रा कोशक ने पाकिस्तान में रहते हुए कई सालों तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को इंतहाई हसास और खुफिया मालूमात फराहम किए। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वो पाकिस्तानी फौज में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर शामिल हुआ, जिसके बदौलत इसे ऐसे राजों तक रसाई मिली जो आम जासूस के लिए मुमकिन नहीं थी। इसने भारतीय एजेंसी को पाकिस्तानी फौज के सरहदों पर तैनाती और दिफाई हिकमत अमली के बारे में तफसीलात फराहम किए। अहम अस्करी तनसीबात, फौजी अड्डों और हथियारों के ज़खायर के बारे में भी मालूमात दिए। इसके अलावा रविंद्रा ने कई खुफिया जंगी मंसूबे भारत को फराहम किए, जिनमें 1980 की दिहाई में पाकिस्तान के मुमकिन स्ट्रेटेजिक फैसले भी शामिल थे। पाकिस्तान के शमाली और मगरबी सरहदों पर फौज के तैनाती की तफसीलात भी भारत को भेजे गए, जबकि पाकिस्तान में नए बनने वाले फौजी अड्डे और इनके मुकाम की तफसीलात भारत तक पहुँचाए। इसके अलावा असलहा की ज़खायर, इनकी मिकदार और जदीद हथियारों के बारे में रिपोर्ट्स दिए। नाज़रीन, कहा जाता है कि रविंद्रा कोशक ने पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम के बारे में कुछ इब्तिदाई मालूमात भी हासिल किए, ताहम वो ज्यादा गहराई में नहीं जा सका क्योंकि ये इंतहाई खुफिया रखा गया। इसने भारत को ये मालूमात दिए कि पाकिस्तान अपनी जौहरी हथियारों पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे भारत को इस मैदान में सबकत हासिल करने में मदद मिली। नाज़रीन, रविंद्रा की फराहम करदा मालूमात के बाइस भारत को पाकिस्तानी दिफाई हिकमती अमली का बखूबी अंदाजा हुआ, जबकि इंडिया ने इन मालूमात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए अपने फौजी इक़दामात बेहतर किए और कई मौके पर पाकिस्तानी फौज के फैसलों का पहले से अंदाजा लगा लिया। एक कमीशन्ड ऑफिसर की हैसियत से रविंद्रा को फौजी मामलात में शामिल होने का मौका मिला, जो एक संगीन सिक्योरिटी रिस्क था। फौज के अंदर एक भारतीय जासूस का मौजूद होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि इसका मतलब था कि इंतहाई खुफिया मालूमात दुश्मन तक पहुंच रही थी। नाज़रीन, भारतीय एजेंसी रॉ के मुताबिक रविंद्रा कोशक ने कई सालों तक ऐसे मालूमात दिए जिन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दिफाई और जंगी हिकमती अमली बनाने में मदद दी। कहा जाता है कि 1979 से 1983 के दरमियान भारत ने कई बार पाकिस्तान के मुमकिन फौजी इक़दामात की पेश गोई कर ली, जिसकी वजह रविंद्रा की फराहम करदा मालूमात थे। अगरचे इस अरसे में कोई खास जंग नहीं हुई, लेकिन भारत ने अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत कर लिया और कई हसास मामलात में पाकिस्तान से आगे रहा। रविंद्रा कोशक की जासूसी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका थी, क्योंकि वो फौज के अंदर बैठकर मालूमात इंडिया को फराहम कर रहा था। अगर वो पकड़ा न जाता
تو شاید وہ مزید خطرناک راز افشا کر سکتا تھا۔ ناظرین، سن 1983 میں بھارت نے ایک اور جاسوس انکوش کو پاکستان بھیجا جو رویندرا کو پیغام پہنچانے اور رابطہ قائم رکھنے کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس ISI نے انکوش کو گرفتار کر لیا۔ انکوش کی گرفتاری کے بعد پاکستانی اداروں نے اس سے سخت تفتیش کی، جس کے بعد رویندرا کوشک کا نام سامنے آیا۔ ISI نے فوری کارروائی کرتے ہوئے رویندرا کوشک کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب پاکستانی حکام نے رویندرا کو گرفتار کیا تو اس پر جاسوسی کا مقدمہ چلا۔ عدالت میں اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے اور اسے سزائے موت سنائی گئی، جبکہ بعد میں یہ سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ رویندرا کوشک کو میاں والی جیل میں قید کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 16 سال گزارے۔ قید کے دوران اس نے کئی بار بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل کی، لیکن بھارت نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، جس کے بعد آخرکار 1999 میں میاں والی جیل میں رویندرا کوشک کی موت ہو گئی۔ ناظرین، رویندرا کی موت کے بعد بھارت نے اس کے لیے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا اور نہ ہی اس کی واپسی کے لیے کوئی خاص اقدامات کیے۔ اس کے خاندان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اپنے سب سے قیمتی جاسوس کو تنہا چھوڑ دیا۔ ناظرین، اس کے بعد رویندرا کو امید تھی کہ بھارتی حکومت نہ صحیح انڈین خفیہ ایجنسی یا سفارتی ذرائع اس کی رہائی کے لیے کسی طرح کی کوشش کریں گے، جیسے قیدیوں کا تبادلہ یا کسی اور طریقے سے اسے نکالا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ بھارت نے آخر کیوں اپنے جان نثار سپاہی کو تنہا چھوڑ دیا؟ ناظرین، بھارت خاص طور پر گرفتار شدہ جاسوسوں کو تسلیم نہیں کرتا تاکہ سفارتی تنازعات سے بچا جا سکے۔ اگر انڈیا سرکاری طور پر رویندرا کوشک کو اپنا ایجنٹ مان لیتا تو یہ بھارت کے لیے ایک بین الاقوامی شرمندگی کا باعث بنتا۔ ناظرین، جب رویندرا کو پاکستان میں پکڑا گیا تو بھارتی خفیہ ایجنسی نے اسے ناکام مشن قرار دیا اور مزید کوئی کوشش نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ناظرین، انڈیا کے لیے یہ کوئی پہلی بار نہیں۔ اپنی آخری عمر میں اس نے بھارتی حکام کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور مایوسی میں سن 1999 میں جیل میں ہی مر گیا۔